नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। रिकॉर्ड स्तर पर है शेयर बाजार और अगला बड़ा ट्रिगर है आम बजट। किन शेयरों में पैसा बनेगा, मौजूदा स्तर पर पैसा लगाएं या गिरावट का इंतजार करें, इन तमाम सवालों के जवाब आज देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड के मैनेजिंग पार्टनर गौतम बेद जी हमारे साथ इससे मौजूद हैं। गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू रजत जी। सर, आपने तो बहुत फेजेस देखे हैं मार्केट के, अप डाउन्स, इतनी सारी साइकिल्स आपने देखी हैं मार्केट की। ये जो करंट फेज चल रहा है जिसमें मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मारता चला जा रहा है, इंडिया में भी अमेरिका में भी, तो क्या अभी इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से वैल्यूएशंस महंगी हो गई हैं या फिर यहां से अभी और तेज होगा मार्केट? ठीक है रजत जी, कोई भी मल्टी ईयर बुल मार्केट के लिए दो की इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। पहला, रिवाइवल ऑफ द केपेक्स साइकिल, जो अब इंडिया में शुरू हो चुका है। पिछले एक साल से आप देख रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज बड़े बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। और दूसरा बड़ा ड्राइवर होता है मल्टी ईयर बुल मार्केट का रिवाइवल ऑफ द क्रेडिट साइकिल। तो अगर बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट को देखें आज, बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी इज प्रिस्टीन, बहुत शानदार कंडीशन है बैंकिंग इंडस्ट्री की। तो द बैंक्स आर ईगर टू लेंड, कॉर्पोरेट्स आर ईगर टू बोरो एंड एक्सपैंड ऑन केपेक्स। एंड कोई भी बुल मार्केट तब खत्म होता है जब अर्निंग्स ग्रोथ टेपर ऑफ होती है और कोलैप्स करना शुरू करती है। लेकिन अगर आप इंडिया इंक को देखें, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस सेक्टर्स, कितने सारे मैनेजमेंट्स अगले 3 से 5 साल का डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, 15 से 20% प्लस का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसे कंडीशंस में एवरी शार्प डिप बिकम्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब अर्निंग्स ग्रोथ तेजी से आ रही है और जब भी आपको 15-20% करेक्शन मिले अच्छे शेयर्स में, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो बेसिकली दैट शुड बी द अप्रोच फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ। अब उन क्षेत्रों को देखिए जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी है अगले 3 से 5 साल के लिए, और फिर उन शेयर्स में जैसे करेक्शंस आए आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस में और ऐड करते जाएं। तो बाजार की वैल्यूएशंस ठीक लग रही हैं क्या? इन स्तरों पर ही पैसा लगाना चाहिए या फिर कोई आप बड़ी करेक्शन की उम्मीद कर रहे हो इस समय मार्केट? जैसे जी पिछले एक साल से बहुत सारे निवेशक को फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ फोमो का फीलिंग आ गया, क्योंकि वो बाजार के बाहर रह गए, वो वेट करते रह गए कि कब करेक्शन आएगा फिर वापस एंटर करेंगे। लेकिन मैंने अपने पिछले 17 साल के अनुभव से एक चीज तो सीख लिया इंडियन शेयर बाजार में, कि पैसा यहाँ पे मार्केट के अंदर टिक कर क्रीज पे बने रहकर ही बनता है। तो हम लोग काफी बार ये स्टेटमेंट रिपीट करते रहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। किसी को पता नहीं है कि मार्केट अगले दिन या अगले हफ्ते क्या करने वाला है। नो वन कैन नो दिस विद फुल एक्यूरेसी। द बेस्ट थिंग जो हम एज निवेशक कर सकते हैं वो एक अच्छा सॉलिड पोर्टफोलियो बनाएं और फिर थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स टिके रहें, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, और मैनेजमेंट की टीम्स को वक्त दें टू एग्जीक्यूट। क्योंकि रियल लाइफ डज नॉट वर्क लाइक एन एक्सेल स्प्रेडशीट। जो असली दुनिया है उसमें मैनेजमेंट्स को काफी मेहनत, काफी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो हमें मैनेजमेंट्स के संग भी काफी पेशेंस दिखाना चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट्स के साथ जो अच्छे बिजनेसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जो कैपिटल एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं, जो अच्छे टेलविंड्स एंजॉय कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। ऐसे मैनेजमेंट्स अगर आपको मिल जाएं, तो अगर आप थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन भी दें, तो उस दैट केस क्या होगा कि आपको वैल्यूएशन री रेटिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइक जैसे आपने कहा, आज के दिन महंगे वैल्यूएशंस हैं अक्रॉस ऑल द क्वालिटी स्टॉक्स इन मिड कैप, स्मॉल कैप। वैल्यूएशंस महंगे हैं बेस्ड ऑन FY 25 अर्निंग्स। तो यहां से आप द बेस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इज टू गेट रिटर्न्स इन लाइन विथ योर अर्निंग्स ग्रोथ। जैसे 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 अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ आएगी, उस हिसाब से आपके रिटर्न्स यहाँ से बनेंगे। जो जो हम लोग कहते हैं शेयर बाजार लिंगो में कि द इजी मनी हैज बीन मेड, जो आसान पैसा था वो बन गया। जो वैल्यूएशन री रेटिंग से आसान पैसा बनना था वो तो बन गया, काफी शेयर्स एक साल में 3-4 गुना हो गए। तो आसान पैसे का फेज खत्म हो गया है। अब समय है एक रिस्क मैनेजर बनने का। ये समय फंड मैनेजर बनने का नहीं है, ये समय है एक रिस्क मैनेजर बनने का। और सबसे बुलिश मार्केट कंडीशंस में रजत जी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स और गलतियां होती हैं। ये मैंने अपने सेकंड किताब आपने जो पढ़ी, जो मैंने साथ में कवर भी किया था, द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, उसमें मैंने काफी विस्तार में लिखा था कि 2014 से 17 के बीच में जो 4 साल का बुल रन था स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो जब तक 2017 आया तब तक इतने सारे मिस्टेक्स हमारे पोर्टफोलियोज में भर चुके थे, उनकी सारी भरपाई हमें 2018, 19 और मार्च 2020 में करनी पड़ी। तो ये इन बुलिश टाइम्स में ही आपको केयरफुल रहना है
कि आप वो टिपिकल मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर करता है इस टाइम में। वो मिस्टेक्स क्या क्या हैं? चेसिंग द हॉट बजिंग थीम्स इन द मार्केट, जो हॉट सेक्टर्स है मार्केट के, जो अब जानते हैं इतने सारे थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। जनरली सब सेक्टर जब पीक आउट करने वाला होता है तभी थीमेटिक फंड्स मार्केट में आते हैं। लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिए जस्ट बिकॉज उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। कोई भी वैल्यूएशन में शेयर मत उठाइए क्योंकि बाद में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो सकता है। टर्न अराउंड कंपनीज जिसमें बहुत सारी कहानियां फैलती हैं सोशल मीडिया में, उनसे दूर रहिए। और जो स्टॉक्स के शेयर प्राइसेस वर्टिकल चले गए हैं पिछले 6-8 महीने में 300-400%, और जिनके वैल्यूएशंस बहुत एक्सटेंड हो गए हैं, उनको चेस मत कीजिए क्योंकि इन टाइम्स में ही सबसे बड़ा मिस्टेक्स होगा। और बहुत जैसे जैसे बुल मार्केट मैच्योर करता है वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स और इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स स्मॉलर एंड स्मॉलर मार्केट कैप, जितना छोटा मार्केट कैप कंपनी ढूंढ सके वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो शुरुआत करते हैं 10,000 करोड़ मार्केट कैप से, फिर तेजी के चक्कर में 5,000 करोड़ मार्केट कैप, फिर 2,000 करोड़ मार्केट कैप, फिर 1,000 करोड़, फिर 500 करोड़। अब बस मार्केट कैप कर्व के नीचे जाते रहोगे, क्वालिटी कर्व के नीचे जाते रहोगे, और जैसे ही बेयर मार्केट की शुरुआत होगी इन सारे माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी एकदम कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी और आपको कोई बार मिलेगा नहीं। और उस समय आपको बहुत बड़ी भरपाई भरनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट कॉस्ट। आपको उस समय शेयर 20-25% लोअर प्राइस में बेचने पड़ेंगे क्योंकि आपको कोई बायर मिलेगा ही नहीं बेयर मार्केट में। सर लेकिन हमने देखा एफआईज का मूड बिल्कुल बदल गया पोस्ट इलेक्शंस। ये सर पोस्ट इलेक्शंस एफआईज ने ऐसा क्या देखा है जो इस समय इंडियन मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, और जनवरी में उनको ऐसा क्या नहीं दिखाई दे रहा था इंडियन मार्केट में जो अब दिखाई दे रहा है और इतनी बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं? पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। आप देखिए 4 जून को इतनी भारी गिरावट आई, एफआईज ने काफी हैवी सेलिंग की कैश मार्केट में। लेकिन जैसे ही नई सरकार की गवर्नमेंट फॉर्मेशन की खबर निकल आई, जैसी क्लैरिटी मिल गई कि द एनडीए गवर्नमेंट्स पॉलिसीज with a emphasis on infrastructure and manufacturing will continue for the next 4 years, तो ये एफआईज फिर भी अपने मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पोजीशंस बनाना शुरू कर दिए हैं अगले 3 से 4 साल के पर्सपेक्टिव से। तो 2028 तक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज आने चाहिए फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। प्लस अभी फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कट भी अराउंड द कॉर्नर है, उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट में काफी फ्लोज आएंगे, उसका बेनिफिट भी इंडिया को काफी मिलेगा। तो अगले 4 साल तक आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोज बहुत रोबस्ट होंगे। और फिर 2029 के इलेक्शन के ठीक 1 साल पहले वापस फॉरेन इन्वेस्टर्स नर्वस होना शुरू हो जाएंगे अबाउट दी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, और उस समय फिर से आप कोई बड़ा सेलिंग वापस रिजम्पशन देख सकते हैं। तो यूएस में भी तो इलेक्शंस हैं सर, वहां पर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। हमारे यहाँ तो इलेक्शंस बीत गए, हम बजट और अर्निंग्स पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो यूएस में इलेक्शंस होंगे उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अमेरिकन मार्केट पे और ग्लोबल मार्केट पे? आई थिंक अभी हाल ही में आपने वीकेंड को सुना होगा अबाउट दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो प्रेसिडेंट के कंटेंडर टॉप कंटेंडर है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, और उसके द वे ही हैंडल दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ी सर्ज आई है अक्रॉस अमेरिका। और अगर आप यूएस मार्केट को देखें आज और कल में इतना बड़ा रैली क्यों आ रहा है, क्योंकि अब यूएस मार्केट्स ट्रम्प ट्रेड जिसे हमें कहते हैं, जिसे जो हम कहते हैं उसे डिस्काउंट कर रहा है। तो अभी तक यूएस स्टॉक मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हाउस ऑफ, तो जैसे इंडिया में राज्यसभा लोकसभा है वैसे यूएस में द हाउस एंड द सेनेट करके पार्लियामेंट्री हाउसेज हैं। और अब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की क्लीन स्वीप होगी बोथ इन द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, हाउस एंड सेनेट दोनों में अगर रिपब्लिकन मेजोरिटी आ गई। अगर आप आज सुबह का डोनाल्ड ट्रम्प का इंटरव्यू सुने, वो बात कर रहे हैं अबाउट कटिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स टू 15%। अगर 15% तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट गई अमेरिका में तो यू गेट अ परमानेंट बूस्ट टू योर अर्निंग्स पर शेयर, एंड आपकी फिर वैल्यूएशन रीरेटिंग पूरी हो जाती मार्केट की। तो अब मार्केट वेट नहीं करेगा इलेक्शन रिजल्ट के लिए अमेरिका में, वो नवंबर के पहले ही काफी सारी अच्छी खबर डिस्काउंट कर लेगा। और ये थोड़े व्यू पॉइंट्स कुछ उनकी स्टेटमेंट्स में बदलते दिख रहे हैं। यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल की स्टेटमेंट जो हाल फिलहाल कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 2% तक इन्फ्लेशन आने का वेट नहीं करेंगे, उससे पहले ही वो हो सकता है ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले लें। तो सर जुलाई में होगी, सितंबर में होगी, इस साल होगी रेट कटौती अमेरिका में? सबसे आसान तरीका है इसका रजत जी, देख आपको बस फेड फंड फ्यूचर्स मार्केट देखना है, सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहीं से आता है। वहां पे एज ऑफ यस्टरडे 100% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि सितंबर में फेडरल रिजर्व का 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आने वाला है। तो मार्केट अगेन सितंबर, मार्केट डिस्काउंटिंग मशीन है, वो सितंबर तक इंतजार नहीं करेंगे अगले 2 महीने तक, उसके पहले ही रैली। अब अमेरिकन बाजार में देखिए आज और कल में क्या हुआ है, सारे रेट सेंसिटिव्स, इंडस्ट्रियल्स,
कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, स्मॉल कैप्स, इनमें क्या तेजी आ रही है पिछले 2 दिन से? बिकॉज अब मार्केट्स अब यहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहा है अवे फ्रॉम बिग टेक टुवर्ड्स द अंडर वैल्यूड पोर्शंस ऑफ द मार्केट। तो ये सेक्टर रोटेशन, दी हर बुल मार्केट का एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है सेक्टर रोटेशन। अब भारत में भी देखिए पिछले 1 साल में इतने सारे एक के बाद एक सेक्टर्स में रोटेशन के बाद कुछ महीने एक सेक्टर चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयूज, उसके बाद वो डिफेंस में चला जाता है, फिर रेलवेज में चला जाता है, फिर कोई नई अब जैसे फिर डेटा सेंटर्स में या फिर पावर में या फिर ट्रांसफार्मर्स में। दिस इज अ वेरी हेल्दी ब्रॉड बेस्ड बुल मार्केट इन इंडिया विच इज बीइंग ड्रिवन प्राइमरीली बाय अर्निंग्स ग्रोथ। एंड यूएस मार्केट जो बहुत नैरो था अभी तक, अब ये भी ब्रॉडन आउट हो रहा है, तो ये बहुत हेल्दी साइंस है। प्रॉब्लम तब होती है एक बुल मार्केट, आपको तब समझ में आएगा बुल मार्केट खत्म होने वाला है जब मार्केट्स बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो मार्केट्स ब्रॉडन आउट हो रहे हैं बोथ इन यूएस एंड इंडिया। तो ये दीज आर नॉट द साइंस ऑफ वीक मार्केट। सर बजट पे ही आते हैं, अगला बड़ा ट्रिगर तो बजट ही है और उसको आने में बहुत ही कम दिन बचे हैं। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट होगा, लेकिन अब बात यह है कि यह है गठबंधन की सरकार का बजट। तो सर इसको विदेशी निवेशक, एक फॉरेन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, और आप जो फंड मैनेज करते हो वो एफआईज का फंड मैनेज करते हो, तो उनके पर्सपेक्टिव से आप कैसे देख रहे हो? क्या कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगी जिसके चलते विदेशी निवेशक बहुत खुश हो जाएंगे, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस बजट को लेकर? देखिए रजत जी, सबसे पहली चीज जो हेडलाइन नंबर जो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स देखते हैं हर साल इंडिया के बजट में, वो ये है कि क्या सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट गाइडेंस में टिक पाएगी कि नहीं। तो आरबीआई से इतना बड़ा बम्पर डिविडेंड मिला सरकार को कि अब इंडियन गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल हो गई है ना। वो अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट तो आराम से मीट कर ही लेंगे, उसके बाद भी उनके पास काफी सारे पैसे बच जाएंगे टू स्पेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस एंड रेलवेज। हाउएवर, क्यों लगी जैसे आपने कहा कि गठबंधन सरकार है, तो अब क्या होने वाला है कि जैसे पिछले कुछ सालों में आपने देखा इतनी हर साल इतने बड़े बड़े डबल डिजिट परसेंटेज में जो केपेक्स का बजट बढ़ रहा था, हो सकता है इस साल उतने बड़े परसेंटेज से नहीं बढ़े। अब सरकार क्या करेगी, ये चाहे मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा थोड़ा, रेलवे से थोड़ा, डिफेंस से, इन सब क्षेत्रों से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के अब वो पॉपुलिज्म या पॉपुलिस्ट एरिज्म बोलते हैं, सब्सिडीज या डोल्स या बेसिकली फ्री बीज जो होता है, एंड रिलीफ टू द मिडिल क्लास अब एंड फार्मर्स, अब उस पर भी फोकस कर पाएगी इस बजट में। बिकॉज कोalition सरकार के अंदर आपको आम आदमी का वेलफेयर भी देखना पड़ेगा। अब आपको किसानों का, गरीबों का, मिडिल क्लास का, आई थिंक पिछले 10 साल में मेरे नजरिए से ये मिडिल क्लास इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट बजट शायद हो सकता है। काफी चर्चा चल रही है मार्केट के अलग अलग सर्कल्स में कि शायद अप टू 10 लाख रुपीज टैक्स फ्री कर दे सरकार। अगर वैसा हो जाता है तब तो बहुत ही बड़ा रिलीफ मिलेगा मिडिल क्लास को। एंड आई थिंक ये सरकार ने सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पे बहुत काम किया है पिछले 10 साल में, अच्छा, लेकिन अब टाइम आ गया है डिमांड साइड को बूस्ट देने का। क्योंकि देखिए आप पिछले 1 साल से देखिए कंजम्पशन के सारे डेटा को आप देखिए बहुत ही कमजोर आ रहे हैं। तो अब इस सरकार को डिमांड को पुश देना ही पड़ेगा, डिमांड पुश करना ही पड़ेगा। और इसलिए आपको अब दिखेगा अभी स्टिमुलस इस बजट में बहुत बड़ा आने वाला है। जहां तक शेयर बाजार का सवाल है, आई थिंक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एफएनओ के क्षेत्र में कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है जिससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए। एंड अगर कैपिटल गेन्स टैक्स रेट्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कोई बदलाव नहीं आए तो शेयर बाजार इसको सेलिब्रेट करेगा और आप ये रैली का कंटिन्यूएशन देखेंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा चेंज आता है, बड़ा इंक्रीज आता है इन दी टैक्स रेट्स ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तब नीजक रिएक्शन से शॉर्ट टर्म में काफी शार्प करेक्शन 10-15% या मोर आ सकती है। सर मैं इस क्वेश्चन को ना एक बार फिर से पूछता हूँ और इस पे आपकी राय लेना चाहूँगा कि ये जो अंतरिम बजट आया था ना, तब सरकार के पास बहुमत था, सब कुछ समझ में आया था, वो सोच के चल रहे थे कि उन्होंने अपना रोड मैप तब तक बना लिया होगा अंतरिम बजट जब उन्होंने पेश किया था। तो लेकिन ये जो उसके बाद 3 महीने निकले ना, उसमें बहुत कुछ बदल गया है। अब सहयोगी दलों को कहीं खुश करने पे जोर चला गया तो शेयर बाजार उसको कैसे लेगा? इस समय तो बहुत सारी सहयोगी दलों को अपने साथ मिलाकर चलना, हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस बार ना फोकस एरिया क्या सरकार का वही रहेगा जो अंतरिम बजट में था, या फिर कुछ नई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और पॉपुलिस्ट साइड पे बजट चला जाएगा और बाजार क्या उसको अच्छी तरीके से लेगा? आई थिंक एज लॉन्ग एज पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रहेगी, बाजार उसको अच्छे सेंस में लेगा। इनफैक्ट बाजार अब ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है कि देखिए आपको ये नायडू सरकार को और नीतीश सरकार को, इन स्टेट गवर्नमेंट्स को अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, तभी ये आपके दल में रहेंगे, तभी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो एज लॉन्ग एज पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे,
सरकार, even after being a bit more populist and also spending a lot, putting a lot of money in the hands of people, उसके बाद भी बहुत कुछ अलग से भी कर सकती है टू फर्दर देयर ग्रोथ एजेंडा। तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एजेंडा का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पुश करना। आई थिंक ये खराब आइडिया नहीं है कि आप कंजम्पशन को भी पुश करें, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड और जो लोअर मिडिल क्लास है वो बहुत तकलीफ में है, बहुत पेन पॉइंट में है। अब सारे कंज्यूमर कंपनीज के नतीजे देखिए, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू कंपनीज लाइक ट्रेंट एंड अ फ्यू अदर्स, ज्यादातर कंज्यूमर कंपनीज में डी ग्रोथ आ रहा है। तो आई थिंक एक कंजम्पशन बूस्ट इज नॉट अ बैड आइडिया। फिर आपका और भी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ आ जाएगा इकोनॉमी में। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ पीएसयूज और मैन्युफैक्चरिंग प्लेस में ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, लेकिन अगर कंजम्पशन भी फायर करने लगे तो आपको ऑल राउंड डेवलपमेंट मिलेगा इकोनॉमी में। वो शेयर बाजार उसको आई थिंक काफी पॉजिटिवली लेगा। एंड सबसे बड़ी बात, शेयर बाजार तब नेगेटिव रिएक्ट करता अगर फिस्कल डेफिसिट पे बहुत बड़ा टान आता। बट आरबीआई जिस हिसाब से डिविडेंड दिया है 2 लाख करोड़ का सरकार को, वे अबव दी प्रोजेक्शंस, आई थिंक सरकार के पास काफी एल्बो रूम है टू गिव अ स्टिमुलस एज वेल इन द बजट। बस यही तो देखना है कि तालमेल कैसे बढ़ाएगी। वो जो 2 लाख करोड़ रुपए आए हैं उसको यूज़ कैसे किया जाता है। क्या उसको ये जो आप बोल रहे हो कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफेंस में, रेलवेज में कहाँ एलोकेशन किया जाता है, और या फिर सहयोगी जिलों को कुछ पैकेज देने के लिए यूज़ किया जाता है। यही तो देखना है मार्केट को। लेकिन अभी आपने सरकारी कंपनियों की बात की सर, ये पीएसयू शेयर्स तो जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि बहुत एलोकेशंस तो करते नहीं है विदेशी निवेशक पीएसयू स्टॉक में, चल तो यही रहे। चुनावों के बाद तो ये और तेज हो गए। हमने वो शिप बिल्डिंग कंपनियां दौड़ती देखी, क्या दौड़ी इस बार। तो सर ये पावर, एनर्जी, रेलवे, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, इन कंपनियों पे आप करें क्या? देखिए रजत जी, देखिए इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल्स बदलता नहीं है विद द चेंजिंग फ्लेवर्स ऑफ द सीजन। देखिए आपको सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे पीएसयू हो या प्राइवेट हो। आपको क्वालिटी ऑफ द बिजनेस देखना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या होता है? आपकी बिजनेस के बैलेंस शीट पे डेट कम हो, उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो, उसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से 20% या उससे ऊपर हो। तो बेसिक क्वालिटी पैरामीटर्स अगर आपके फिट हो रहे हैं पीएसयू में भी, और अगर काफी डोमिनेंट सेक्टोरल लीडरशिप है उस कंपनी के पास, तो अगर वैल्यूएशंस अनाप शनाप नहीं है, जैसे 100 पी मल्टीपल से ऊपर अगर नहीं है, और अगर रिटर्न रेशियोज ठीक अच्छे हैं, अब तब भी उसमें निवेश अभी भी कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक जैसे ही आप 100 से ऊपर वैल्यूएशन मल्टीपल देना शुरू कर देते हैं, तब आप बेसिकली एक तरह से स्पेकुलेट कर रहे हैं, यू नो दैट एवरीथिंग इज प्राइस्ड टू परफेक्शन एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग, देन यू आर इग्नोरिंग दी गवर्नमेंट और द रेगुलेटरी रिस्क कि भी यहाँ पे एक ही सिंगल कस्टमर है सरकार, एक ही सिंगल प्रमोटर है सरकार। तो ये सब रिस्क, जो बड़े बड़े रिस्क हैं, उसको आप फिर नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं जब आप बहुत क्रेजी मल्टीपल्स देने लगते हैं। तो जहां जहां आपको पॉकेट्स ऑफ वैल्यू मिलती है, कुछ कुछ पीएसयू बैंक्स में हो या कुछ अलग अलग पीएसयू डिफेंस कंपनीज में अगर आपको वैल्यू मिलती है तो ठीक है। लेकिन जैसे आपने शिप बिल्डिंग कंपनीज का नाम लिया, उनके कुछ कुछ वैल्यूएशन मल्टीपल तो मेरे समझ के ही बाहर हो गए हैं सच बताओ तो। बिकॉज बुल मार्केट में आप 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100 भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आएगा उस समय इन लो रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेसेस जो बहुत हाई वैल्यूएशन मल्टीपल में पहुंच गए हैं बुल मार्केट में, ये 10-20% नहीं गिरते हैं, ये 70-80% गिर जाते हैं। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना ही, अगर आप कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टेड हैं इन सब स्टॉक्स में, तो मेक श्योर दैट यू हैव एन एग्जिट सिस्टम इन प्लेस। तो अलग अलग तरीके होते हैं एग्जिट्स के। मैंने अपने सेकंड किताब में काफी इसके बारे में चर्चा की भी है कि जो भी आप एग्जिट सिस्टम डेवलप करें, आप उससे डिसिप्लिन रहिए, उससे कमिटेड रहिए और उसको हमेशा फॉलो कीजिए। जस्ट बिकॉज बुल मार्केट चल रहा है, अपने एग्जिट सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। एज अ फंड मैनेजर आप अभी कहाँ पैसा लगा रहे हैं इंडिया में? कौन से सेक्टर्स आपको लग रहा है कि वो अब जो बुल रन आया हुआ है या फिर जो करेक्शन के बाद दोबारा से बुल रन शुरू होगा, कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे? अजीत जी, कोई भी सेक्टोरल बुल मार्केट उस सेक्टर से आता है जहां पे सबसे फास्टेस्ट टॉप लाइन ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप डेटा सेंटर इंडस्ट्री को देखिए फॉर एग्जांपल, अगले 5 साल में इस इंडस्ट्री में क्षमता है कि 30% CAGR में इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ आ सकती है। तो इंडियन शेयर मार्केट में भी कुछ अच्छे लिस्टेड कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग डेटा सेंटर प्लेस हैं, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट एक डेकेडल थीम है। डेटा सेंट्रिक मतलब डेटा सेंट्रिक किस श्रेणी की कैटेगरी आप बोल रहे हो? डेटा सेंटर प्लेस मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, और हम इसको अपने कंप्लीट सर्कल, स्टेला वेल्थ PMS और स्टेला वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड में भी होल्ड करते हैं। तो आनंद राज लिमिटेड हम होल्ड करते हैं अपने इंडिया फंड में।
टेक्नो इलेक्ट्रिक हम होल्ड करते हैं अपने इंडिया फंड में। हमारी कंप्लीट सर्कल स्टेट लेवल पीएमएस में हम टेक्नो इलेक्ट्रिक को भी होल्ड करते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे डेटा सेंटर प्लेस हैं। फिर हम वेल्थ मैनेजमेंट में नवामा वेल्थ मैनेजमेंट को होल्ड करते हैं, बोथ इन आर इंडिया फंड एंड इन आर कंप्लीट सर्कल स्टेट लेवल पीएमएस। तो वेल्थ मैनेजमेंट में हम काफी बुलिश हैं, डेटा सेंटर्स पे काफी बुलिश हैं, और टेक्नो इलेक्ट्रिक में तो आपको पावर ट्रांसमिशन का भी एक बड़ा प्ले मिल जाता है, तो पावर सेक्टर पे भी हम लोग काफी बुलिश हैं। तो टेक्नो इलेक्ट्रिक को वहां से भी बूस्ट मिल जाएगा। और ट्रांसफार्मर्स में भी हम काफी कुछ बहुत हाई क्वालिटी लिस्टेड प्लेस है इंडिया में, तो हम ट्रांसफार्मर्स में भी काफी बुलिश हैं। अगर आप बेसिक गूगल सर्च करें ट्रांसफार्मर शॉर्टेज, आपको पता चलेगा कि यूएस और यूरोप में भी 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड है फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, एंड इवन फॉर द लोअर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो ऐसे आप फिल्टरिंग कर सकते हैं स्टॉक आइडियाज का, और फिर आपको काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे लिस्टेड स्पेस में। तो ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसमिशन, वेल्थ मैनेजमेंट, सो डेटा सेंटर्स, बहुत सारे अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेस हैं अगले 3 से 4 साल के लिए। सर बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, फार्मा, आईटी, इस पे क्या व्यू है? जो ट्रेडिशनल थीम्स है, पॉकेट्स हैं, यहाँ पर क्या खरीदारी बनेगी? देखिए आईटी क्षेत्र में तो देखिए आपको हेडकाउंट से पता चल जाता है कि क्या फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले हैं। और अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर का भी कमेंट्री देखें और नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ें, तो हेडकाउंट कुछ खास इंप्रूवमेंट तो आई नहीं है हेडकाउंट एडिशन में। तो आईटी में कुछ तेजी तो लग नहीं रही है। फार्मा तो बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर है, तो वहां पे भी कोई ब्रॉड बेस्ड रैली तो कभी आती नहीं। उसमें हर कंपनी किस कौन से फाइलिंग्स पे काम कर रही है, सीडीएमओ में क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, यूएस जेनेटिक्स में है या डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेटिक्स में है, एंड डोमेस्टिक फोकस्ड है या एक्सपोर्ट फोकस्ड है, वहां पे बहुत तो आपको बहुत कुछ ध्यान से देखना पड़ता है फार्मा हेल्थ केयर में। तो इट्स वेरी स्टॉक स्पेसिफिक है, तो वहां पे लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं। हम लोग अपने कंप्लीट सर्कल स्टेट लेवल पीएमएस और स्टेट लेवल पार्टनर्स इंडिया फंड में एक एपीआई कंपनी को होल्ड करते हैं, फुल डिस्क्लोजर, नाम है आरती फार्मास्यूटिकल्स। हम वो ये डीमर्ज हुआ था फ्रॉम आरती इंडस्ट्रीज, और तब से हम इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं हमारे फंड में। तो आई थिंक मैनेजमेंट काफी अच्छी पेडिग्री की है यहाँ पे। आरती ग्रुप इज अ वेरी गुड प्रोमोटर ग्रुप। अगले 3 से 4 साल के लिए अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया है कंपनी ने। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन हेल्दी हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे भी अच्छे स्टडी रिटर्न्स बनने चाहिए। लेकिन रजत जी, इस मार्केट के लेवल्स पे इन्वेस्टर को बहुत यू हैव टू मॉडरेट योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। आपको यहाँ से अगर 12 से 15% के बीच में रिटर्न्स मिल जाए अगले 3 से 5 साल के दौरान CAGR फ्रॉम दीज लेवल्स, आई थिंक यू शुड बी प्रीटी हैप्पी, बिकॉज लॉन्ग रन में मार्केट ब्रॉडली उसी रेंज में रिटर्न्स देता है। लेकिन फिर जब आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशन से स्टार्ट करते हो, तो दिस इज द बेस्ट केस आउटकम यू कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज बुल मार्केट्स में हम लोग भूल जाते हैं कि मार्केट्स गिरते भी हैं, और जितना स्ट्रॉन्ग और जितना शार्प बुल मार्केट होगा, उतना ही शार्प बेयर मार्केट भी होगा बाद में। तो बेसिकली द मोर वर्टिकल द राइज, द मोर शार्पर द फॉल, एंड वाइस वर्सा। तो बेसिकली आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, ये दो सेक्टर्स तो सर मेरे को आपसे पूछना ही है। एक तो है बैंकिंग, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि क्रेडिट ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन डिपॉजिट्स हमने यहाँ पर देखा है कि सेविंग्स में कमी हो रही है। जो ट्रेडिशनल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पर, और पैसा बहुत सारा स्टॉक मार्केट में चला गया, म्यूचुअल फंड्स में चला गया, SIP रिकॉर्ड स्तरों पर पहुँच गई। तो बैंकिंग के लिए डिपॉजिट ग्रोथ क्या चैलेंज बन सकती है? और दूसरा सेक्टर ये है रियल एस्टेट। इंडिया में रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस। ये दो सेक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? जी, रियल एस्टेट पे तो हम काफी बुलिश हैं। आनंद राज लिमिटेड, लाइक आई टोल्ड यू, दैट्स आल्सो मेनली प्रेजेंट इन दिल्ली NCR, और वो काफी अच्छा रियल एस्टेट प्ले है हमारे पास। आई थिंक रियल एस्टेट इंडस्ट्री की खासियत ये है कि इसके बहुत लॉन्ग डेटेड साइकिल्स होते हैं। तो इनके डाउन साइकिल्स भी 10 साल से ज्यादा चलते हैं, और अप साइकिल भी बहुत सालों तक चलते हैं। तो अभी तो बस 3 साल ही हुए हैं ऑफ द रियल एस्टेट अप साइकिल। अभी तो काफी आगे जाना है हमें इस रियल एस्टेट अप साइकिल में। और कोविड के बाद the demand for larger sized flats and apartments has just skyrocketed across the world. तो आई थिंक ये काफी लंबा मेगा ट्रेंड है, और यहाँ पे भी काफी अच्छा वेल्थ क्रिएशन का स्कोप है। बैंकिंग सिस्टम का जहां तक आपने बात किया, तो देखिए स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा एक फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री का स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप 2016-17 को भी देखें, इफ यू गो बैक इन टाइम एंड सी 16-17, जब बुल मार्केट लास्ट बुल मार्केट चल रहा था, उस समय भी सेम बातें हो रही थी। बैंक FD से लोग पैसा निकाल के शेयर बाजार में लगा रहे थे, फिर बाद में जैसे बेयर मार्केट शुरू हुआ, लोग शेयर मार्केट से निकाल के FD में जाने लगे। तो ये सिक्लिकल चीजें हैं। इंडिया आज के दिन भी क्रेडिट स्टाफ्ड कंट्री है, क्रेडिट की बहुत डिमांड है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर्स बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फॉर डिपॉजिट्स, ये अगेन सिक्लिकल चीज चल रही है अभी।
लेकिन इस फेज में भी अगर आप उन प्राइवेट बैंक्स पे फोकस करें जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कासा फ्रेंचाइज है, जिनका करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट फ्रेंचाइज बहुत अच्छा है, दोज आर द बैंक्स टू स्टिक विथ, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम्स में, जैसे अभी बैंकिंग सिस्टम के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म हेडविंड चल रहा है, तो उस टाइप की कंपनीज काफी अच्छा करेंगी। जस्ट डिस्क्लोजर अगेन, तो हमारे कंप्लीट सर्कल टेलीवेल्थ पीएमएस में हम आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करते हैं फ्रॉम दी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। सर म्यूचुअल फंड्स में ये वैसे सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग, और ये आजकल ना बहुत जैसे फैंसी नेम्स बने हुए हैं। ये दो कैटेगरी के एनएफओस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक है थीमेटिक फंड्स और एक है बिजनेस साइकिल फंड्स। एक तो पहले, क्योंकि ये नई कैटेगरी के फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स और बिजनेस साइकिल फंड्स पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थे नहीं, अचानक से चर्चा में आ गए हैं। ये जो नए ऑब्जेक्टिव के साथ फंड मैनेजर्स जो लॉन्च कर रहे हैं, नई तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं थीमेटिक फंड्स में और बिजनेस साइकिल फंड्स में, ये आपको क्या स्ट्रैटेजी कारगर लगती है, या फिर ये म्यूचुअल फंड्स का एक पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है? एक रजत जी, मैंने जॉयस ऑफ कंपाउंडिंग किताब में लिखा भी है कि ज्यादातर ये जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है, ये ज्यादातर एक मार्केटिंग इंडस्ट्री है। ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री अब कम रह गई, ज्यादातर ये मार्केटिंग इंडस्ट्री बन गई है। तो जैसे आपने कहा, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स बेसिक नेचर ऑफ रीसेंसी बायस, जो हाल ही में चला है, हम उस पर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो ये थीमेटिक फंड्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। आप देखिएगा, अगर रेलवे शेयर्स चलते हैं तो रेलवे का फंड आ जाएगा, डिफेंस शेयर्स चलेंगे तो डिफेंस का फंड आ जाएगा, और अगर पीएसयू शेयर ज्यादा चले तो पीएसयू का म्यूचुअल फंड, पीएसयू फोकस म्यूचुअल फंड आ जाएगा। तो ये थीमेटिक फंड्स जो होते हैं, ये तभी रिलीज होते हैं जब कोई पर्टिकुलर सेक्टर फैंसी में होता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को करना चाहिए उल्टा, जो सेक्टर्स का के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो जो होने वाला है। 4 साल के बाद फाइनली डोमेस्टिक फार्मर्स एंड डोमेस्टिक रूरल कंजम्पशन, एडेड बाय गुड मानसून एंड स्टिमुलस फ्रॉम द गवर्नमेंट, काफी बड़ा रिकवरी आ रही है रूरल क्षेत्र में इंडिया में आज के दिन। इनफैक्ट अगर आप मार्च क्वार्टर के टू व्हीलर कंपनीज के नंबर नतीजे देखें, वहीं से हिंट मिल गया था फ्रॉम लुमैक्स ऑटो एंड नो अदर फेम इंडस्ट्रीज। इनके अगर आप, हम स्टॉक्स होल्ड नहीं करते हमारे पीएमएस या इंडिया फंड में, ये बस एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि अगर आप बस वो टू व्हीलर कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते मार्च एंड में, आपको तभी पता चल जाता है कि रूरल इंडिया में ऑलरेडी रिकवरी शुरू हो चुकी थी। और इस कोalition गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद तो अब तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि रूरल इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि एनडीए सरकार, जो बीजेपी सरकार जो 303 से 240 में आ गई, वो 63 सीट्स कहाँ आ रही रूरल इंडिया में। तो बहुत ही ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है कि ये तो ऑब्वियसली रूरल इंडिया को प्लीज करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने वाले हैं। गुड मॉनसून भी आ रहे चल रहे हैं। तो एंड तो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल कंपनीज जो हैं, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगले 1 साल में दिखाई दे रही है आते हुए। तो अब आप देखेंगे अगले 6 से 8 9 महीने के बाद, जब ये शेयर्स ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो जाएंगे, फिर से ये एग्रोकेमिकल फोकस है, डोमेस्टिक रूरल इकोनॉमी फोकस फंड्स के लॉन्च अप आपको सुनने में मिलेगा उस समय मार्केट में, थीमेटिक, नए थीमेटिक फंड्स। अच्छा, आखिरी दो क्वेश्चंस पूछता हूँ सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं दर्शकों को बोलूँगा कि प्लीज़ ये दो क्वेश्चन जरूर सुनिएगा, इससे आपको पता चलेगा क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। तो पहला सवाल तो ये है कि सर, किसको अवॉइड करें इस मार्केट में? अभी सब कुछ चल रहा है इस समय मार्केट में, तो बहुत ही अच्छा पैसा बन रहा है, लोग बहुत खुश हैं। ऐसी मार्केट में गलतियां हो जाती, जैसे अभी आपने भी बोला, बुल मार्केट में गलतियां होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो किसको नहीं खरीदना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, किन शेयर से? ठीक है रजत जी, जहां पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ या मैनेजमेंट इंटीग्रिटी का सवाल हो, उनसे स्ट्रिक्टली दूर रहिए, क्योंकि नो डिस्काउंट इज बिग इनफ फॉर मैनेजमेंट क्वालिटी इन अ बेयर मार्केट। तो जैसे ही बेयर मार्केट आएगा, तो कोई भी, ये सारे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, उनके शेयर प्राइसेस डेसिमेट हो जाते हैं कंप्लीटली 70-80%। ये 2018-19-20 में भी हुआ था। और आपको आज के दिन मार्केट वैल्यूएशन रिस्क काफी इग्नोर कर रहा है, बिकॉज जैसे 2018-19 में ये लार्ज कैप स्टॉक्स में फ्लाइट टू क्वालिटी हुई थी, और वो सारे कंज्यूमर स्टॉक्स आपको याद हैं, बड़े बड़े लार्ज कैप कंज्यूमर स्टॉक्स एंड लार्ज कैप रिटेल स्टॉक्स सब 100 मल्टीपल पहुंच गए थे। तो मार्केट उसमें वैल्यूएशन रिस्क इग्नोर कर रहा था। आज के दिन काफी पॉकेट्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप्स में, जहां पे मार्केट्स अगेन वैल्यूएशन रिस्क को इग्नोर कर रहा है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क को भी इग्नोर कर रहा है। तो ये सब रिस्क को इग्नोर मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि आपको अच्छे प्रूवन मैनेजमेंट्स, देखिए ये एसएमई स्टॉक्स जब डबल ट्रिपल होते हैं लिस्टिंग पे, या लिस्टिंग के ठीक बाद भी डबल जब हो जाते हैं, तो बहुत आकर्षित होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की, भाई ये तो आसान काम है, अभी मैं खरीद लेता हूँ, और डबल हो यहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन
2017 में भी हमने देखा था, बाय एंड ऑफ 2017 इतने सारे एसएमई स्टॉक्स की लिस्टिंग हुई थी, और वो उनमें से हंड्रेड्स ऑफ सच स्टॉक्स 80-90% गिर गए अगले 2 साल में। तो इन सब शेयर्स में आप बुल मार्केट में तो पेपर प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन फिर आप बेयर मार्केट में सारा सारा पैसा खो देंगे और फिर आप परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल बैठ जाएंगे। तो बहुत ही केयरफुली केयरफुली प्रूवन मैनेजमेंट्स एंड जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनको बैक कीजिए। अगर आपको एसएमई या माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करने का इच्छा है भी, तो उसको एक लिमिट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो में आप बोलते हैं कि आप 10% से ऊपर जाएंगे नहीं एलोकेशन में, टोटल एलोकेशन में, टुवर्ड दिस अनप्रूवन मैनेजमेंट या माइक्रो कैप्स एंड एसएमई स्टॉक्स। तो एक लिमिट सेट कर लीजिए। ये समय है बहुत डिसिप्लिन होने का। और लिक्विडिटी प्रोफाइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम लिक्विडिटी आपके पोर्टफ्लो का कैसा है, वो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बिकॉज बेयर मार्केट में रजत जी लिक्विडिटी कंप्लीटली वैनिश हो जाती है। जो नए इन्वेस्टर्स मार्च 2020 के बाद आए हैं उन्होंने बेयर मार्केट पहले का देखा नहीं है। बेयर मार्केट्स में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है। एसएमई स्टॉक्स, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप्स में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी लार्ज कैप, मिड कैप्स में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मिलेगी, आपको बेचने का मौका मिलेगा। आपको बाकी शेयर्स में बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो लॉस मेकिंग कंपनीज अवॉइड कीजिए, स्टोरिफिकेशन अवॉइड कीजिए। ये सो कॉल्ड टर्न अराउंड स्टॉक्स जो बदल वापस लॉस से प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो सब कहानियों में मत पड़िए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स विद सेक्टोरल लीडरशिप, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट्स, गुड बैलेंस शीट्स, गुड ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो, गुड इनसाइडर ओनरशिप, गुड वेरी प्रिटी हेल्दी प्रोमोटर स्टेक, उन सब पे ध्यान दी। बेसिक हाइजीन फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए इस समय मार्केट में। राइट। तो सर आपने दोनों सवालों का जवाब एक साथ ही दे दिया। वैसे कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, मेरा अगला सवाल था, जिसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से पहले अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।